ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी के सहारनपुर में अभी भी कर्फ्यू हटेगा नहीं। प्रशासन और सभी समुदाय के लोगों के बीच हुई शांति बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में सांसद, विधायक, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम समेत कई अधिकारी शामिल हुए, जिसमें कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया। सहारनपुर में कल हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण है, लेकिन काबू में है। 6 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी है। हिंसाग्रस्त इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सहारनपुर प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा है। दिन में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल और पीएसी के जवान जगह जगह तैनात किए गए। सहारनपुर में प्रशासन ने ईद के मौके पर घर आ रहे लोगों के लिए रेलवे स्टेशन से घर तक बसों का इंतजाम किया है। साथ ही प्रशासन की ओर से 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर लोग सीधे संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। ताजा हालात को देखते हुए सहारनपुर जिले में 30 जुलाई तक एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए। इधर यूपी सरकार ने घटना को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सहारनपुर में कल हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। जख्मी लोगों में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। दंगे में शामिल अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के सहारनपुर में हुई हिंसा की जांच जम्मू तक पहुंच गई है। जम्मू में सिख समुदाय के लोगों ने सहारनपुर हिंसा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जैम लगाकर लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहारनपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। पीएम आवास जाकर राजनाथ ने सहारनपुर के पूरे हालात से मोदी को अवगत कराया। कल राजनाथ ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से भी बातचीत की थी। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सहारनपुर हिंसा को इशारों ही इशारों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर समेत 34 जिलों में आईएसआई के नेटवर्क होने की बात है। सहारनपुर का जो कांड हुआ बड़ा भयंकर कांड था कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, आज ऐसे लगभग 34 जिले ऐसे हैं जिसमें आईएसआई का नेटवर्क बड़ी तेजी से काम कर रहा है। सहारनपुर हिंसा को लेकर के यूपी के मंत्री आजम खान ने विवादित बयान दिया। उन्होंने हिंसा की तुलना 2 साइकिलों की टक्कर से कर दी और कहा कि ऐसे में इंटेलिजेंस विभाग आखिर क्या करेगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अचानक हो जाती है। मसलन 2 साइकिल टकराई, एक साइकिल हिंदू हो गई, एक साइकिल मुसलमान हो गई, तो इसमें कौन सी इंटेलिजेंस जानकारी कई दंगे से हो। सहारनपुर के हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा है कि यूपी सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, इसलिए सूबे को 4-5 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। मैं ये बात लगा। सहारनपुर के हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा है कि यूपी सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, इसलिए सूबे को 4-5 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ कि यूपी को 4-5 हिस्सों में बांटना चाहिए और प्रशासन बेहतर होगा, जनता की समस्याओं का समाधान होगा। उधर यूपी के कानपुर में रात एक इमाम की पिटाई पर बवाल खड़ा हो गया। लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। गुस्साए लोग पुलिस वालों से भी भिड़ गए। मामला शहर के ग्वालटोली इलाके का है, जहां हाजी और उसके साथी ने पुरानी रंजिश में इमाम की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद इमाम समर्थकों का गुस्सा फूट गया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर पर धावा बोल दिया और 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी भी हुई। हंगामा बढ़ता देख के पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कल हुए बवाल के बाद आज हालात काबू में है। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला की हत्या के मामले में हुए खुलासे के बाद पुलिस का झूठ पकड़ा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले महिला का गैंग रेप हुआ था, जबकि पुलिस रेप से इनकार कर रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि महिला के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया। महिला के शरीर से 2 लोगों के डीएनए भी मिले हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि रेप और मर्डर केस में 1 नहीं बल्कि 2 लोगों की भूमिका थी।
लखनऊ पुलिस ने दावा किया था कि महिला से रेप नहीं हुआ था और हत्या में सिर्फ एक शख्स ही शामिल था। इस मामले में राम सेवक नाम के सिक्योरिटी गार्ड को ही इकलौता आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस का झूठ सामने आ गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ पुलिस जहां सवालों के घेरे में है, वहीं यूपी के मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर किसी पुलिस अफसर की गलती सामने आई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जांच हो रही है और इसमें अधिकारी लापरवाही में कोताही में शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कहीं गड़बड़ मिलेगी तो फिर मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारियों को बख्शेंगे। उधर पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के खुलासे के बाद परिवार वालों ने कहा है कि लखनऊ पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। और नए खुलासे के बाद तो ये भी पुष्ट हो गई है कि अभी तक पुलिस इस केस से मजाक कर रही थी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई मांग जल्द से जल्द सरकार निर्णय ले। यूपीएससी के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें जानकारी दी। हिंदी भाषी छात्र यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर आंदोलन छिड़े हुए हैं। पीएम से मिलने से पहले राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ यूपीएससी के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में पीएमओ के कई अधिकारी मौजूद थे, जिसमें सीसैट को लेकर चर्चा की गई। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर के दिल्ली के मुखर्जी नगर में धरने पर बैठे परीक्षार्थी आपस में भिड़ गए। छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए और हो हंगामे के बीच नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। दरअसल मंच पर बैठने और भाषण देने को लेकर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के दो गुटों में ये भिड़ंत हुई। एक गुट का छात्र जब मंच पर लगे माइक से भाषण देना चाह रहा था तो दूसरे गुट ने इसका विरोध किया और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटवाने की मांग को लेकर इलाहाबाद में भी धरना प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने धरना दिया और सीसेट खत्म करने की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडेय के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों देशों ने आपसी सहयोग और व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। भारत रवाना होने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। यहां वरिष्ठ पुजारी ने गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेपाल दौरे के दौरान भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी जाएंगे, साथ ही वो जनकपुर भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम और सीता की यहीं शादी हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 अगस्त को 2 दिनों के दौरे पर नेपाल वो जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलेंगे और साथ ही वो नेपाली संसद को भी संबोधित करेंगे। चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर नापाक हरकत की है। लद्दाख के दमचौक में चीनी आर्मी ने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर भारतीय चरवाहों के टेंट उखाड़ दिए और फिर अपने टेंट लगा लिए। भारतीय सेना ने इस बारे में चीनी आर्मी से विरोध भी जताया है। चीनी सैनिकों की ये घुसपैठ शुक्रवार की रात हुई है और दमचौक के गोंजिर में भारतीय चरवाहों के बने टेंट पर चीनी सैनिकों ने धावा बोला और उन्हें तोड़ दिया। चीन ने पहली बार कोई ऐसी करतूत नहीं की और वो बार बार हदें लांघ रहा है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद रहे कप्तान सिंह सोलंकी ने हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल दिल्ली पे ही फोकस करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने घर पर जासूसी के उपकरण पाए जाने की खबरों का खंडन किया है। ऐसी खबरें आई थीं कि गडकरी के आवास में हाई पावर लिसनिंग डिवाइस मिले हैं, जिन्हें अब हटा दिया गया है। हालांकि गडकरी इससे इनकार कर रहे हैं। बीजेपी और मोदी सरकार में तालमेल बनाए रखने की कवायद सोमवार से शुरू हो जाएगी। बीजेपी ऑफिस में सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं ने शिकायतें सुनने के लिए बैठेंगे। मंत्रियों की लिस्ट वेंकैया नायडू ने तैयार की है। मध्य प्रदेश के सतना में केंद्रीय मंत्री उमा भारती रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के 14वें स्थापना समारोह में पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र की नदियों को गोद लेना चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर एनसीपी में ही मतभेद हो गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार गठबंधन जारी रखने के हक में है, लेकिन उनके भतीजे और डिप्टी सीएम अजीत पवार 144 सीट नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं।
कल मुंबई में बैठक में कई नेताओं ने आधी हिस्सेदारी न मिलने पर कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन पवार ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ मिलकर वो मसला सुलझा लेंगे। बिहार में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन तैयार हो गया है। 4-4 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें परबत्ता, जाले, मोहनिया और हाजीपुर हैं। सीट शेयरिंग के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें बांका, राजनगर, छपरा और मोहिदीनगर की विधानसभा सीटें शामिल हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भले ही आरजेडी और जेडीयू एकजुट हो जाएं, लेकिन बिहार में बीजेपी की आंधी को ये पार्टियां नहीं रोक पाएंगी। लोग भारतीय जनता पार्टी की आंधी को रोकने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 10 की 10 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बिहार में परचम फहराएगी। भारी बारिश की वजह से स्थगित केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 43 तीर्थयात्री केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। हालांकि मौसम विभाग ने 48 घंटे के अंदर फिर से बारिश की आशंका जताई है। मौसम खराब होने की वजह से 16 जुलाई को प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी थी। भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए थे। यात्रा शुरू करने के बाद प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मुंबई में जोरदार बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश होने लगी। मुंबई में हुई बारिश के चलते सड़कें समंदर जैसी नजर आने लगी। घुटनों तक भरे पानी में लोगों को डूब कर जाना पड़ा। सड़क पर पानी इतना भर गया था कि गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हुई। भारी बारिश के चलते मुंबई की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी लग गया। सड़क पर पानी जमा होने के चलते कई जगह पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। प्रॉपर्टी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। राजभान नाम का सनकी शख्स बंदूक लेकर घर के बाहर खड़े अपने छोटे भाई की तरफ फायर करता है। गोली सीधे सीने में जाकर लगती है और छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो जाती है। भाई के मरने के बाद सनकी शख्स ने उसके बेटे पर 4 राउंड फायरिंग कर डाली। पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल विवाद एक घर को लेकर था, जो कि इसके भाई ने इसे रहने के लिए दिया था और अब उसे खाली कराना चाहता था। दिल्ली में नरेला के जंगल से मिली लड़की की लाश के बाद हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ज्योति नगर इलाके में रहने वाली एक लड़की 13 जुलाई से लापता थी। घर वालों ने मोहल्ले की ही 2 लड़कियों पर उसे अगवा करवाने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। हरियाणा के करनाल यमुनानगर हाईवे पर रंबा चौकी के पास एक इंडिगो कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते देखते कार आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गई। शनिवार की देर रात करनाल के सेक्टर 4 में रहने वाले राम निवास अपनी कार से खेड़ी मानसिंह की ओर जा रहे थे। रंबा चौकी के पास पहुंचते ही गाड़ी से धुआं निकलने लगा और फिर अचानक आग लग गई। यूपी के औरैया में एक निजी बस के ऊपर हाईटेंशन तार गिरने से लगी आग में 6 सवारियों की जलकर मौत हो गई। बिहार के आरा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिला अस्पताल में 2 बच्चियों की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। यूपी के बरेली में एयरफोर्स के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शुक्रवार को सीतापुर में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 7 जवानों की मौत हो गई थी। 5 स्टार होटल में 3 लोगों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की। महिला के पति ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। झारखंड के बोकारो में एक लड़की को जिंदा जलाने का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। एमपी के अशोकनगर में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से एक शख्स ने उसकी और अपने 2 साल के बच्चे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।
वहीं गोरखपुर में भी एक शख्स ने चरित्र पर शक होने पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पंजाब के पटियाला में जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। मेरठ के भावनपुर इलाके में एक महिला को उसके 3 बच्चों के साथ जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। यूपी के बस्ती में एक महिला ने पैर पर सुइसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पार्षद के भाई ने सागर ताल में कूदकर खुदकुशी कर ली। मथुरा में हाईकोर्ट के जज के घर में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह के नर्सिंग कॉलेज के 21 छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ गए। जम्मू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां चेकअप करवाने आई एक महिला का जबरन गर्भपात करा दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स को सूचना मिली थी कि किसी मरीज का अबॉर्शन करवाना है। स्तुति नाम की महिला जब चेकअप के लिए पहुंची तो डॉक्टर्स ने गलती से उसी का अबॉर्शन कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। हरियाणा के अंबाला में हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया। हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से लंबे वक्त से मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। ये 33वां कैंप है और 40,000 से ज्यादा पेशेंट्स हम देख चुके हैं इन कैंप्स में और सारी स्पेशलिटीज होती है हमारे पास और आईज लेके हार्ट लेके सारे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के साथ हमारा टाई अप है। गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर में सावन के महीने में भव्य आरती का आयोजन किया गया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के जरिए इजरायल के गाजा पट्टी पर हमले का विरोध करते हुए उसे बंद करने की मांग की। गोरखपुर में नीलम जायसवाल नाम की एक महिला ने पिछले 10 सालों में 2250 भोजपत्र पर रामायण के 7 अध्याय और श्री भगवत गीता लिखकर अनोखा कारनामा कर दिखाया। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले नसीम नाम के एक शख्स को 786 नंबर की चीजों का कलेक्शन करने का अनोखा शौक है। उसके पास इस नंबर की बाइक, ईंट, रेल टिकट, मोबाइल नंबर और ताबीज जैसी सैकड़ों चीजें।